ला इलाहा इल्लल्लाह ये सिर्फ नारा नहीं था, ये वो बुनियाद थी जिस पर ये मुल्क वजूद में आया था। मगर इस शोर में कुछ आवाज़ें ऐसी भी आईं जो परेशान थी। इंडिया के टॉप उल्मा, समझे हैवीवेट उल्मा की बड़ी तादाद इस नए मुल्क के ख़िलाफ़ थी। वो यूनाइटेड इंडिया के सपोर्टर्स थे और कहते थे कौमियत की बुनियाद मज़हब नहीं बल्कि वतन है। ये था वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो पाकिस्तान बनने से पहले ही पैदा हो गया। लेकिन कोई इख्तलाफ, कोई मसला पाकिस्तान को रोक नहीं पाया। मुल्क बन गया और फिर वो $1 मिलियन क्वेश्चन सामने आ गया। क्या इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में मजहबी जमातें रूल करेंगी? मजहबी जमातें रूल करेंगी? 78 साल की तारीख गवाह है कि ऐसा नहीं हुआ। मगर क्यों? यही रफ्तार पर हमारी आज की वीडियो का मौजू है। आखिर ऐसे मुल्क में जहां मज़हब समाज की रग रग में है, निज़ाम मुस्तफ़ा सब चाहते हैं, इस्लामी इनकलाब की मंजिल सभी को प्यारी है, शरीयत के लोग दीवाने हैं, लेकिन जब वोटों की सियासत होती है तो मजहबी जमातें पीछे रह जाती हैं। आखिर क्यों? जमात इस्लामी से JUI तक सबके पास स्ट्रीट पावर है। ये पार्टीज़ अवाम में इन्फ्लुएंस भी रखती हैं और इनके लिए आगे बढ़ बढ़ कर काम भी करती हैं, मगर अवाम ने इन्हें कभी फुल मैंडेट नहीं दिया। आखिर क्यों? तो आइए आज समझते हैं पाकिस्तान में मजहबी सियासत के उतार चढ़ाव को, पाकिस्तान में सियासत, मज़हब और पावर के पेचीदा खेल को, और साथ ही मुल्क के नज़रियाती मुस्तकबिल को भी। तो शुरुआत करते हैं आपके सब्सक्राइब के साथ और जानते हैं पाकिस्तान की मजहबी सियासत की कहानी। ये है 20वीं सदी का इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल तेज़ से तेज़ होती जा रही है। मुस्लिम लीग 2 नेशंस थ्योरी को बुनियाद बनाकर बंटवारा चाह रही है और उनकी डिमांड है एक अलग मुल्क, पाकिस्तान। ये डिमांड जज्बाती तो थी लेकिन रीजनेबल लगती थी। पिछले 400-500 सालों की कहानी तो यही थी। दोनों कौमों में एक जैसी बातें बहुत कम और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुसलमानों में कुछ ऐसे भी थे जिनकी सोच मुख्तलिफ है। और ये कोई आम लोग भी नहीं थे, मज़हब से बेजार लिबरल और सेक्युलर सोच रखने वाले भी नहीं थे। ये थे उल्मा, जिनकी सबसे बड़ी पार्टी जमीयत उलमाए हिंद मुस्लिम लीग की नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एलाई थी। जी हाँ, उस पार्टी की जो यूनाइटेड इंडिया की फेवर में थी। उस ज़माने में एक टॉप के देवबंदी आलिम थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी। जनवरी 1938 में उन्होंने दिल्ली में एक तकरीर की और कहा, कौमें वतन से बनती हैं, मज़हब से नहीं। इसलिए मुसलमानों पर लाजिम है कि वो हिंदुओं के साथ मिलकर मुत्तहिदा कौमियत बना लें। यानी मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद इस्लाम नहीं बल्कि वतन है। ये एक बहुत बड़ा बयान था क्योंकि इसने मुसलमानों के अंदर एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू कर दी और ये जंग इतनी बढ़ गई कि खुद देवबंदी एक पेज पर नहीं रह सके। एक तरफ हुसैन अहमद मदनी के हामी थे जो पाकिस्तान मुखालिफ थे, और दूसरी जानिब अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे लीडर्स खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ बरेलवी उल्मा की तो बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान मूवमेंट में शरीक थी। पीर जमात अली शाह जैसे रूहानी लीडर्स इनकी रहनुमाई कर रहे थे। उन दोनों के बीच एक और बड़े आलिम थे, मौलाना मौदूदी। वो दोनों पार्टी से अग्री नहीं करते थे। कह रहे थे मुसलमानों का असल मकसद एक इस्लामी रियासत बनाना होना चाहिए, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में हो या इसके किसी भी हिस्से पर। फिर तो इन्हें पाकिस्तान का हामी होना चाहिए था। लेकिन नहीं, मौलाना मौदूदी समझते थे कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप में वो एबिलिटी नहीं है जो एक इस्लामी हुकूमत बनाने के लिए किसी पार्टी में होनी चाहिए। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने प्रैक्टिकली तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने कांग्रेसी उल्मा की मुखालिफत की और वो लिटरेचर भी फराहम किया जो पाकिस्तान के क़याम में बहुत काम आया। तो ये थे पाकिस्तान पर हिंदुस्तान मुसलमानों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़। एक तरफ अवाम थे जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर जान देने को तैयार थे। तो दूसरी तरफ मजहबी क़यादत जिसका एक बड़ा हिस्सा या तो मुखालिफ था या कन्फ्यूज्ड, और जो आमी थे भी, उनके जहन में भी इस्लामी रियासत का आइडिया तकरीबन वैसा ही था जैसा मुस्लिम लीग की लीडरशिप का था। तो इसी कन्फ्यूजन और डिवीजन के साथ पाकिस्तान बन गया। अगस्त 1947 पाकिस्तान बन गया और मसाइल का एक सैलाब भी निकल पड़ा। लाखों महाजरीन, तबाहाल इकॉनमी, कश्मीर का मसला, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ना होने के बराबर, और सबसे बढ़कर आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन कोई नहीं। पाकिस्तान क्यों बना? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है
क्या ये एक इस्लामी रियासत है? सवालात ही सवालात थे। और उन हालात में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर भी कर दी। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादतगाह में। आपका किसी मजहब, जात पात या अकीदे से ताल्लुक हो, मुमलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं। कन्फ्यूजन और बढ़ गई। सेक्युलर तबका इस तकरीर को दलील बनाने लगा, जबकि मजहबी तबका करारदाद पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के नारे काफ़ी समझता रहा। तो इस माहौल में मजहबी जमातों ने पाकिस्तान में खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तमाम मजहबी जमातों की बुनियादी डिमांड एक ही थी, पाकिस्तान के आइन और निज़ाम की बुनियाद इस्लाम पर रखी जाए। लेकिन इन पार्टीज़ में कई डिफरेंसेस थे। जैसे जमात इस्लामी को ही ले लें, एक नज़रियाती ऑर्गेनाइज्ड मसलक से ऊपर उठकर बात करने वाली जमात, सिर्फ आइन ही नहीं मुकम्मल इस्लामी निज़ाम की बात करने वाली पार्टी। पढ़ा लिखा मजहबी तबका इस जमात के साथ था। फिर जमीयत उलमा इस्लाम, देवबंदियों की नुमाइंदा जमात, उनका फोकस था शरीयत के निफाज और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ पर। जमीयत उलमा पाकिस्तान, बरेलवी मकतब फ़िक्र की नुमाइंदा जमात, जिनका ज़्यादा फोकस इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया अल्लाह से अक़ीदत और मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़ पर था। इस्लामी निज़ाम तो सारी पार्टीज़ चाहती थी, मगर उनके रास्ते जुदा जुदा थे। उनके दरमियान मसलक और स्ट्रैटेजी का इख्तलाफ था, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। और अब उनके सामने था पहला बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान का आइन क्या होगा। क्या पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज महाजिरीन का मसला था या इकोनॉमी का? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज था इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क कैसे चलेगा, इसके बुनियादी उसूल क्या होंगे, कानून क्या होगा, इदारों के इख्तियारात और जिम्मेदारियां क्या होंगी, और शहरियों के हुकूक क्या होंगे। ये रूल बुक बनाना था सबसे बड़ा चैलेंज। तब मजहबी जमातों का मुतालबा था आइन की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रखी जाए। एक तरफ मौलाना मौदूदी और दूसरी तरफ शब्बीर अहमद उस्मानी, साथ ही दूसरे उलमा का शदीद दबाव। बिलाखिर 1949 में पाकिस्तान की असेंबली ने करारदाद मकासद मंजूर कर ली। ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था, एक बहुत बड़ी कानूनी डेवलपमेंट थी, बल्कि मैं तो कहूँगा इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो खिलाफत राशिदा के बाद से अब तक कहीं नज़र नहीं आई थी। क्योंकि इस करारदाद में लिखा था हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह ताला की है और कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। ये पाकिस्तान की मजहबी जमातों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। मौलाना मौदूदी उन दिनों जेल में थे। ये करारदाद पास होने पर उन्होंने कहा, आज रियासत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, इसकी अताअत अब फ़र्ज़ ऐन है। कहीं आप भी ये तो नहीं सोच रहे कि ये मौलाना मौदूदी क्यों जेल में थे और इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में मजहबी पार्टियों को इतनी स्ट्रगल क्यों करना पड़ रही थी। असल कहानी यही है जो हम आपको आगे बताएंगे। तो करारदाद मकासद के बाद लोग समझने लगे कि अब सुकून हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1950 की दिहाई में एक ऐसी तहरीक उठी जिसने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। ये थी कादियानी मुखालिफ तहरीक, जिसके दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ कर दी। साल 1953 लाहौर कादियानियत के खिलाफ तहरीक का मरकज़ बना हुआ है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लाहौर में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया और फिर रियासत ने उन आवाज़ों को दबाने का फैसला कर लिया, वो आवाज़ें जो सिस्टम को चैलेंज कर रही थी। पहला टारगेट बने मौलाना मौदूदी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फौजी अदालत में केस चलाया गया, फसादात भड़काने का इल्ज़ाम लगा और सज़ा दे दी गई, सज़ाए मौत। एक दिन काल कोठरी में मौलाना के पास एक फ़ौजी अफसर आए, कहा, मौलाना, हुकूमत आपको एक मौका दे रही है, ये माफ़ी नामा है, इस पर दस्तखत कर दें, आपकी सज़ा ख़त्म कर दी जाएगी, ये जान बचाने का आखिरी मौका है। मौलाना ने कहा, माफ़ी? किस बात की माफ़ी और किस से माफ़ी? ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले ज़मीन पर नहीं आसमान पर होते हैं। ये आज़म, ये उसूल पसंदी थी जिसने आवाम के दिलों में मौलाना की इज़्ज़त बढ़ा दी। उस वाक़े ने ट्रेलर दिखा दिया था कि स्टेट और मजहबी तबके के बीच ताल्लुकात कैसे हैं और कैसे रहेंगे। खैर, हालात बेहतर होने लगे, मौलाना की सज़ाए मौत भी ख़त्म कर दी गई और फिर 23 मार्च 1956 आ गया। पाकिस्तान ने अपना पहला आइन मंजूर कर लिया। अब मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन चुका था।
Pakistan finally adopted its own constitution. मजहबी जमातों को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई, मगर अफसोस कि ये जमहूरियत और यह आइन ज़्यादा अरसे तक चल नहीं पाया। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और आइन कूड़ेदान में फेंक दिया। अल्लाह की हाकमियत आला और कुरान और सुन्नत पर पूरा उतरने वाला कानून अब ख़त्म हो चुका था और मज़ाहमत का एक नया दौर शुरू हो गया। अयूब खान का दौर मजहबी जमातों के लिए बड़ा टफ टाइम था। डिक्टेटर एक मॉडर्न पाकिस्तान चाहते थे और मजहबी तबके को इसमें रुकावट समझते थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को अपना एक अलग आइन दिया जिसमें मुल्क का नाम जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। जी हाँ, इस्लामी का नाम निकाल दिया गया। उस जमाने में जमात इस्लामी रेजिस्टेंस का दूसरा नाम थी, बल्कि 1964 में तो अयूब खान ने जमात को बैन ही कर दिया। मौलाना मौदूदी समेत जमात के सारे ही रहनुमा जेलों में डाल दिए गए। ये पाबंदी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म तो कर दी, मगर जमात अब स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मज़ाहिमत का सिंबल थी। जब 1965 में सदारती इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी ही नहीं, दूसरी मजहबी जमातों ने भी अयूब खान का नहीं बल्कि मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का साथ दिया। ये क्लियर मैसेज था कि वो इस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं बल्कि उसूलों के साथ हैं, और इन्हीं उसूलों पर चलते हुए मजहबी और सियासी जमातों ने मिलकर अयूब खान की हुकूमत का खात्मा भी कर दिया। लेकिन मुल्क एक के बाद दूसरे डिक्टेटर के कब्जे में था और फिर 1970 में अवाम को मौका मिला अपना हुक्मरान खुद चुनने का। पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शन हुए। 1970 पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन का साल। मजहबी जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके जलसे, उनकी स्ट्रीट पावर, उनका इन्फ्लुएंस, ये सब बता रहा था कि वो कुछ बड़ा करेंगी। जमात इस्लामी को तो बहुत उम्मीदें थीं, मगर जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही मायूस कुन था। 313 के ऐवान में जमात इस्लामी को सिर्फ 4 सीटें मिली। बस अवाम ने वोट दिया था लेफ़्ट विंग के पार्टीज़ को। जी हाँ, मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को। वो पार्टीज़ जो मज़हब से दूर थीं और सोशलिज़म के नारे लगाती थीं। ये मजहबी जमातों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन एक धचका रियासत को भी पहुंचा। 1971 में सकूत ढाका हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब 2 कौमी नज़रिए और पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त पर ही सवाल खड़े होने लगे। अब बच्चे कुचे पाकिस्तान के सरबराह थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनका नारा था सोशलिज्म हमारी मईशत। अब इस नारे के बाद मजहबी जमातों से डायरेक्ट टकराव तो होना ही था, लेकिन फिर भी उल्मा ने पाकिस्तान का नया आइन बनाने में अहम रोल अदा किया और फिर 1973 का आइन बन गया। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद आइन जिस पर सब के सब मुत्तफिक थे, और इसमें मजहबी जमातों का बड़ा हाथ था। उन्होंने यकीनी बनाया कि इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मजहब बनाया जाए। सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी हो। कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून ना बने और सूद के खात्मे का वादा किया जाए। और यही दौर था जिसमें कौमी असम्बली ने कादियानियों को गैर मुस्लिम भी करार दिया। ये मजहबी जमातों की एक और बहुत बड़ी आइनी और नज़रियाती कामयाबी थी। मगर भुट्टो और मजहबी जमातों का ये इत्तेफाक ज़्यादा दिन चल नहीं सका। भुट्टो की सोशलिस्ट पॉलिसियाँ और इनका हुकूमत चलाने का आमिराना स्टाइल और फिर 1977 के इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात, सब ने मिलकर भुट्टो के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त अवामी तहरीक खड़ी कर दी, जिसकी क़यादत थी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी PNA के पास, जिसकी लीडरशिप में सारी बड़ी मजहबी जमातें शामिल थीं। उनका नारा था निज़ाम मुस्तफ़ा। मुल्क जाम हो गया, लाखों लोग सड़कों पर आ गए, मजहबी जज्बा फुल पीक पर था और भुट्टो हुकूमत की बुनियादें हिल गईं। इससे पहले कि इस मसले का कोई सियासी हल निकलता, पॉलिटिकल सेटलमेंट होता, 5 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ जनरल ज़िया-उल-हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान की पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट का दी एंड हो गया। भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। कई महीनों से जारी अवामी तहरीक, मुजाहरे, हलाकतें और फिर फ़ौज का टेक ओवर। PNA के लीडर ने ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ को कंडेम नहीं किया। क्यों? ये आपको पता चलेगा उस बयान से जो ज़िया ने उन लीडर से मुलाकात के मौके पर दिया। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आप जानते हैं कि मुल्क किस नाजुक सूरत हाल से दो चार था। मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा ताकि मुल्क को मज़ीद खून रेज़ी और इंतशार से बचाया जा सके।
मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं, मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ। मेरा वादा है सिर्फ 90 दिन के अंदर शफाफ इंतखाबात करवा कर इक़्तिदार आपके मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूंगा और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करेंगे। मुझे इस नेक काम में आपकी रहनुमाई और ताउन दरकार होगा। और सब ज़िया-उल-हक़ की बातों में आ गए। उन्होंने वही नारा दोहराया जो PNA का नारा था, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा। लेकिन क्या एक फ़ौजी जनरल वाकई ये काम कर सकता था? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता था? PNA क़यादत उस वक्त शायद बहुत थकी हुई थी, या शायद इन्हें लगा कि ज़िया वाकई ऐसा कर गुजरेंगे, इसलिए उन्होंने साथ देने का फैसला किया। कुछ मजहबी रहनुमा तो ज़िया की काबीना में भी शामिल हो गए और फिर ज़िया हुकूमत ने कुछ कदम उठाए भी। हुदूद ऑर्डिनेंस का निफाज, ज़कात व अशर का निज़ाम, वफाकी शरई अदालत और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क़याम। मगर क्या ये एक हकीकी इस्लामाइजेशन थी, या ज़िया सिर्फ अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे थे? गेम जल्द ही समझ आ गई, ये इस्लामाइजेशन नहीं, ये सिर्फ टाइम बाय करने का खेल था। और इस गेम में पहला नुकसान हुआ मजहबी जमातों को। उनके दामन पर एक डिक्टेटर का साथ देने का धब्बा लग गया, ऐसा दाग जो आज तक धुलाई नहीं धुलता। शायद यही हिस्टोरिकल ब्लंडर था, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मजहबी जमातों का असल जवाल शुरू हुआ। जब तक वो रेजिस्टेंस कर रही थी, पॉपुलर थी, या कम से कम मॉरल ग्राउंड पर तो आवाम उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब आवाम में क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। उन पर स्टैब्लिशमेंट की बी टीम होने का ऐसा थप्पा लगा कि आज तक नहीं उतरता। और यहीं पर तारीख का वो मोड़ भी आ गया जिसने पाकिस्तान में मजहबी सियासत का DNA ही बदल दिया। अफगान जिहाद शुरू हो गया। दिसंबर 1979 सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। अब पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना था और यहाँ शुरू हो गया अफगान जिहाद, जिसमें पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था। उस जिहाद ने पाकिस्तान की मजहबी जमातों, खुसूसन देवबंदी मकतब फ़िक्र को बहुत पावर, बहुत पैसा और बहुत इन्फ्लुएंस दिया। उनके मदारिस का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैलता चला गया। लेकिन साथ ही मुल्क में कुछ और भी फैल रहा था, हथियारों का कल्चर, अस्करियत पसंदी का कल्चर, जिसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल और समाजी लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। अब मसलक और फ़िरके की बुनियाद पर नफ़रतें खून रेजी तक पहुँच गई। अफ़गान जिहाद ने ज़िया को तो मजबूत किया, मगर पाकिस्तान और उसकी मजहबी सियासत को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी आज तक मुमकिन नहीं हुई। मजहबी जमातों को वो नुकसान पहुंचा जिसको पूरा करना शायद अब उनके लिए भी मुमकिन नहीं। ज़िया के बाद मुल्क में जमहूरियत तो वापस आ गई, मगर मजहबी पार्टीज़ का नज़रियाती बहरान फिर कभी ख़त्म नहीं हो सका, आज तक नहीं। ज़िया दौर से आज तक मजहबी जमातें डेमोक्रेटिक गेम में कभी बड़ी प्लेयर नहीं बन सकी। उसकी वजह थी माजी के समझौते और मुस्तकबिल की सौदेबाजियाँ। 1988 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए दाएं बाजू की पार्टियों और मजहबी जमातों का एक इत्तेहाद बनाया गया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी और दीगर शामिल थे। और ये इत्तेहाद बनाया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, जो नहीं चाहती थी कि बेनज़ीर इक़्तिदार में आए। वैसे तो जमात इस्लामी बाद में इस इत्तेहाद से निकल गई, जैसे वो ज़िया-उल-हक़ की काबीना से निकल गई थी। लेकिन ये एक के बाद दूसरी गलती थी। उससे ये बात पक्की होती चली गई कि मजहबी जमातें उसूलों से ज़्यादा अब पावर पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखती थी और इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती थी। शायद यही वजह है कि 90 की दिहाई में मजहबी जमातें वोटों की सियासत में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं। यहाँ तक कि एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को बदल दिया, 9/11 के बाद पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त अमरीका मुखालिफ लहर पैदा हुई। परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसियों और इक़दामात की वजह से आवाम में बहुत गम और गुस्सा था। उस मौके पर मुल्क की तमाम बड़ी मजहबी जमातों ने एक इत्तेहाद बनाया, मुत्तहिदा मजलिस अमल। तारीख़ में पहली बार तमाम मजहबी जमातों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म। और 2002 के इलेक्शन में ये पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जीत भी गई और कौमी असम्बली में भी काफ़ी सीटें हासिल की। ये सब क्यों हुआ? इत्तेहाद की बरकत, अमेरिका मुखालिफत, या फिर एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस का नतीजा था? वजह जो भी हो, आमिरियत के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत दिखाई तो कामयाबी मिली, मगर ये कामयाबी भी ज़्यादा देर चल नहीं सकी। एमए में अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से टूट गई और फिर मुल्क में दहशत गर्दी की जिस लहर ने जन्म लिया उसने मजहबी जमातों का सियासी मुस्तकबिल तारीक कर दिया। बढ़ती हुई दहशत गर्दी
और उसके खिलाफ जंग में एक नया प्रेशर बना, ख़ास तौर पर मदारिस रखने वाली मजहबी जमातों पर। उन पर शिद्दत पसंदी की हिमायत के इल्ज़ाम लगे, उनका इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ और उन्हें मिलने वाला पॉलिटिकल स्पेस कम होता चला गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आज JUI एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, मगर सिर्फ पश्तून बेल्ट में, वो भी मसलक की बुनियाद पर। अपना मखसूस वोट लेकर वो मुल्क की 5वीं, 6ठी या 7वीं बड़ी कुव्वत बन जाती हैं, 1-2 सीटों की बुनियाद पर बारगेन करती हैं और मफादात का फ़ायदा उठाती हैं। जमात इस्लामी की आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइज रहने की सलाहियत तो बाकी है, मगर इलेक्शन में वो बुरी तरह स्ट्रगल करती है। अब तो जमात इस्लामी की सियासत घुट कर सिर्फ कराची के इशूज़ तक महदूद रह गई है। जी हाँ, आलमी इस्लामी इनकलाब की बातें करने वाली जमात अब एक शहर के छोटे छोटे मसाइल में उलझी नजर आती है। वैसे बरेलवी वोट बैंक भी बड़ा एक्टिव हो गया है। ये कभी JUP के पास था, मगर अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के पास है, जो एक नई पावर बनकर सामने आई है। लेकिन इस पार्टी ने होश से ज्यादा जोश से काम लिया है, मजहबी जज्बात को मोबिलाइज बल्कि एक्सप्लॉइट किया है नए और ज्यादा अग्रेसिव तरीकों से। शायद उनका सियासत करने का यही अंदाज है, जिसकी वजह से पढ़ा लिखा और शहरी तबका उनके पॉलिटिक्स के स्टाइल को पसंद नहीं करता। आज मजमूई तौर पर मजहबी पार्टियां इररिलेवेंट हो चुकी हैं, लोग उन्हें भूल रहे हैं, वो नाकामियां समेट रही हैं। और उसकी एक वजह और भी है, बहुत बड़ी वजह, ऐसी वजह जिसने मजहबी जमातों का बोरिया बिस्तर ही लपेट दिया है, वो है इमरान खान। ये इमरान खान का रियासत मदीना का नारा है, ये उनका इस्लामिक टच है जिसने पुरानी मजहबी जमातों का वोट बैंक बुरी तरह मुतासिर किया। यूं मजहबी पार्टियों का बयानिया तहरीक इंसाफ के हाथों हाईजैक हो गया है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इमरान खान के पास वो सब कुछ है जो उन मजहबी पार्टियों के पास नहीं। वो कैरिस्मेटिक हैं, अवाम से अवाम की ज़बान में बात करते हैं, उनके पास सियासी ताकत है, यानी वो जीतने की सलाहियत रखते हैं। यानी अवाम को लगता है कि वो इमरान खान को वोट देंगे तो ज़ाया नहीं जाएगा। ये वो पॉइंट है जो मजहबी जमातों ने शायद मिस किया। भाई, अगर क्रिकेट टीम भी मुसलसल हारती रहे तो अवाम क्रिकेट देखना ही छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में हॉकी जैसा कौमी खेल तबाह हो गया सिर्फ इसलिए कि टीम जीतती नहीं थी। तो मजहबी जमातों की बार बार की हार ने उन्हें इस हाल पर पहुंचाया है, आज एक दोहराए पर खड़ा कर दिया। और यहीं पर हम वो सवाल करेंगे जो सबसे अहम है कि आखिर इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में इस्लामी जमातें नाकाम क्यों हैं। पहले कुछ इंटरनल फैक्टर्स की बात कर लें। यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है मसलकी इख्तलाफात। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, ये तकसीम इतनी गहरी है कि आज तक कोई एक मुत्तहद और पायदार प्लेटफॉर्म नहीं बन सका जो उन सबको सियासी तौर पर मुत्तहिद करे। उनके इख्तलाफात इतने नज़रियाती भी नहीं, ज़्यादातर फ़रोई किस्म के हैं, छोटी छोटी बातों पर हैं, लेकिन फिर भी वो मुत्तहिद नहीं हो सके। फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला है क़यादत का बहरान। मजहबी जमातों में कोई ऐसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है, वो दूर अंदेश क़यादत नहीं दिखाई देती जो वक्त के बदलते तकाज़ों को समझ पाए और आवाम को इंगेज कर सके। फिर है ख़ानदानी सियासत। आम पार्टीज़ को तो छोड़ दें, अब तो रिलीजियस पार्टीज़ में भी ज़्यादातर क़यादत एक ही ख़ानदान में रहती है। बाप के बाद बेटा पार्टी का नया सरबराह बनता है। और उन तमाम मसाइल से आगे बढ़कर ये कि उनके जहनों में इस्लामी रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी मॉडर्न नेशनल स्टेट के स्ट्रक्चर जैसा नहीं, वो डिक्टेटरशिप के बहुत करीब है। और साथ ही वो मॉडर्न इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, समाजी मसाइल के कोई प्रैक्टिकल हल पेश नहीं कर पाते। फिर एक और बड़ा मसला है आवाम से दूरी भी, उनसे बराह रास्त राब्तों में कमी, उनके मसाइल समझने में मुश्किलात, अपने मदारिस और हलकों तक महदूद रहना। और आखिर में एक और बड़ा मसला, वो है मॉडर्निज्म से दूरी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, सियासत के नए नए अंदाज आ गए हैं, मीडिया आ गया, नई नस्ल ना जाने कहाँ पहुँच गई और मजहबी जमातें कहीं पीछे रह गई। हो सकता है कि आप कहें कि ये सारी खामियां जमात इस्लामी में कम है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बाकी तमाम मजहबी जमातों में आपको ये सारे प्रॉब्लम्स साफ नज़र आएंगे। और इन्हीं मसाइल की वजह से आज का आम पढ़ा लिखा नौजवान, वो तबका जो पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, खुद को मजहबी सियासी जमातों के साथ अफिलिएट नहीं करता। ये हैं वो सारे इंटरनल इश्यूज़ जिन्होंने मजहबी सियासत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ऐसे एक्सटर्नल इश्यूज़ भी हैं
जिन्होंने मजहबी जमातों पर बाहर से इम्पैक्ट डाला है। जैसे एक मसला है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का। मुल्क में जागीरदाराना, सरमायादाराना या मौरूसी सियासी निज़ाम है जो कम से कम नज़रियाती जमातों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब मजहबी जमातें ना जागीरदारों की हैं और ना सरमायादारों की। जब उनका कोई मफाद नहीं होता तो भला उनकी सियासत क्यों इंडोर्स करेंगे। हाँ, मौरूसी निज़ाम मजहबी जमातों में भी आया है। अब तो यहाँ भी बाप के बाद बेटा पार्टी का नया सरबरा बन जाता है। खैर, कुछ बैनुल अक़वामी फैक्टर्स भी हैं जिसे हमारे लोग मजाकन यहूदी साजिश कहते हैं। वो ये कि इंटरनेशनल पावर्स नहीं चाहती कि पाकिस्तान में किसी मजहबी जमात को इन्फ्लुएंस मिले, इसलिए उनके इक़्तिदार तक पहुँचने के सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं। वैसे एक फैक्टर मीडिया का भी है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर मजहबी जमातों का एक मखसूस बल्कि ज़्यादातर नेगेटिव तासुर पेश किया जाता है। हाँ, मजहबी जमातों की अपनी गलतियां हैं, मगर जो इम्प्रेशन मीडिया के ज़रिए क्रिएट होता है वो इन्हें बैकवर्ड दिखाता है और इसमें गलती खुद मजहबी जमातों की है। उन्होंने ख़ुद को हमेशा मीडिया से दूर रखा, टीवी, रेडियो और इंटरनेट को अरसे तक हराम समझते रहे। नतीजा तो फिर यही निकलना था। खैर, आखिर में बात करते हैं सबसे बड़े और अहम फैक्टर की, पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा मजहबी जमातों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जब तक वो इस्तेमाल नहीं हुई, जैसे अय्यूब दौर में, तो उन पार्टीज़ को दीवार से लगाया गया। लेकिन जब ये इस्तेमाल होने लगी तो आवाम में उनकी साख ख़त्म हो गई। तो क्या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई नज़रियाती या मजहबी पार्टी इतनी मजबूत हो जाए कि ख़ुद उनके लिए बड़ा चैलेंज बन जाए? क्या ये सब उनके खेल का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब तो उन्हीं के पास हो सकता है, हमारे पास तो नहीं है। तो मुख्तसर ये कि पाकिस्तान में मजहबी जमातों के ज़वाल की कोई एक वजह नहीं है। अंदरूनी कमज़ोरियाँ भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी। उनकी अपनी स्ट्रैटेजी में खामियां भी हैं, मसलक के इख्तलाफात भी और जदीद चैलेंजेस से निमटने में नाकामी भी है और कुछ और भी। उन सब ने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी और इस सिचुएशन में एक नया सवाल जन्म लेता है, मजहबी सियासी जमातों की लेगेसी क्या है? पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमातों की सबसे बड़ी लेगेसी ये कि उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी शनाख्त दी और आइन की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मुल्क के मुश्किल तरीन अदवार में जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई और आज भी उनके लाखों कारकुन फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं, तालीम और सेहत के शोबों में खिदमात देते हैं और मजहबी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। लेकिन उन्हीं जमातों में वो भी हैं जिन्होंने मसलकी इख्तलाफात को हवा दी, अदम बर्दाश्त फैलाई और कुछ तो तमाम हदें पार कर गए, दहशत गर्दी तक पहुँच गए। उन्होंने मज़हब और सियासत का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्स बना दिया जिसने कई उलझनें पैदा की। लेकिन एक बात क्लियर है, तमाम मजहबी सियासी जमातों की कहानी पाकिस्तान की कहानी जैसी है। एक ऐसी कौम की कहानी जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी डायरेक्शन और मज़हब और रियासत के दरमियान बैलेंस तलाश कर रही है। इस तलाश में 78 साल तो गुजर चुके हैं, मगर सवाल अब भी मौजूद है, पाकिस्तान का मतलब क्या?